तो यार जेजे के सीजन 3 की शुरुआत मानो कि एक जानलेवा लम्हे से होती है, जहां पर हम यूजी को खून से लथपथ हाथों को धोता हुआ देख पाते हैं। इसी में अगली पल में हम देख पाते हैं यूजी कैसे बिल्डिंग से छलांगे लगा लगा कर एक कर्स स्पिरिट से भाग रहा है। अगर उस दौरान में सिनेमैटिक वाइब की बात करूं तो सब कुछ इस तरीके से मुरझाया होता है जैसे कि मानो यूजी के लिए टाइम ही स्लो चल रहा होता है। वो इस दौरान बिल्डिंग से गुजर होता है और यहाँ तक चॉकलेटें भी पकड़ पकड़ के खा रहा होता है। वो कर्स स्पिरिट जैसे तैसे करके यूजी को पकड़ता ही है कि अगले ही पल में वो कर्स स्पिरिट मारा जाता है और यूजी खुद को जमीन के अंदर दसा हुआ पाता है और किसी ने तो उसके खिलाफ अपनी तलवार को तार रखा होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूटा होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ यूजी को यहाँ पर मारने के लिए भेजा होता है। कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है, जहाँ पर हमें ज़ेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है नाओया ज़ेनिन। वहीं पर उसका इंतजार एक रूम में जिनिंजी और ओजी भी कर रहे होते हैं। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तुम अभी भी लेट हो। नाओया जो कि अपने घमंड में ही डूबा होता है, वो बोलता है मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर मैं ही हूँ। वो यही कहता है कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो मेरी जगह ले सके। यहाँ तक वो जिनिंजी पे टांट मारते हुए कहता है अगर सिर्फ तुम्हारी शक्ल तोजी की तरह होती तो शायद से तुम बन सकते थे। पर ये सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मैं पहले ही बता दूं ये सारे फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर्स हैं, जिन्हीं समय यहाँ पर विल कैरियर आके उन्हें ये खबर देता है कि अब ज़ेनिन क्लैन के हेड जिनका नाम नाओबितो ज़ेनिन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ यहाँ पर उनकी आखिरी इच्छा को सभी को सुनाया जा रहा होता है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बना दे। सारे एसेट्स, जमीनें और यहाँ तक कर्स टूल भी जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी के ठिकाने में पड़ी है, उस सब पर नाओया का ही हक होगा। लेकिन मजबूरन अगर सातरो गोजो को कुछ हो जाता है तो फिर तोजी की इच्छा को पूरा किया जाएगा, मतलब कि मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा। और ये चीज अब नाओया को अंदर ही अंदर से चुभने लगती है। उसे यहाँ पर चिंता होती है कि कहीं मेगुमी ही उसकी गद्दी ना छीन ले। तो नाओया को पता चलता है कि मेगुमी जो है वो यूजी की खोज में टोक्यो गया और चूंकि वहाँ पर इतनी कर्स स्पिरिट्स फैल रखी है तो इस मौके से फायदा उठाकर दोनों को मार गिराएगा और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वहीं पर कहानी यूजी इतादोरी पर फिर पे जाती है। वो बिल्कुल अकेला बैठा होता है और अंदर से टूटा हुआ। जोजो आते सारे उसके गांव वगैरह के बारे में उससे पूछता तो वो रिप्लाई देता थैंक्स टू सुकुना इन्फ्लुएंस उसके गांव एकदम ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ वो अपने शरीर के अंदर कहीं ना कहीं सुकुना की ताकत को बढ़ता हुआ भी महसूस कर पा रहा है। जब जोजो यहाँ पर इतादोरी को जाने के लिए बोलता है तो यूजी इतादोरी तुरंत से इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, इस दलदल में मैं यहाँ पर मेगुमी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जहाँ पर सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ ना कुछ खेल खेलने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ यहाँ पर उससे अपना गिल्ट भी अंदर से खाए जा रहा होता है कि उसके हाथों की वजह से कितने मासूम की जाने चली गई है। तो वो आखिर किस मुंह से यहाँ से वापस लौट के जा सकता है। मैंने तो यहाँ तक तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, पर जोजो उसे बोलता है वो सब कुछ हालात की मजबूरी में हुआ। अगर वो यहाँ पर होते तो वो तुम्हें भी माफ कर चुके होते। यूजी यहाँ से उठ के अपने कदमों से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि हमें मिलकर पूरे कर्स स्पिरिट्स की सफाई करनी पड़ेगी। तो अगली पल में हम दोनों को एक जानलेवा किस्म का टीम वर्क करता हुआ देखते हैं, जिसके दम पर वो कई कर्स स्पिरिट्स को तो वहीं पर गिरा देते हैं। जब एक कर्स जोजो की ब्लाइंड स्पॉट से फायदा लेने की कोशिश करता तो यूजी वक्त रहते एक पंच के दम पर ही उसका सफाया कर देता। जोजो यहाँ पर कन्वर्सेशन को जमाने की कोशिश करता है कि इसी समय यहाँ पर नाओया उनके सरों पर टूट पड़ता। वो आते सारी सबसे पहले मेगुमी के बारे में ही पूछता है। वो यूजी से भी पूछता है कि अभी तक तुम भागे क्यों नहीं। यूजी उसे सवाल पूछता तो वो क्लियर करता क्योंकि अभी तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई है।
क्योंकि सातोरू गोजो चूंकि तुम्हारे सर पर हाथ रख के तुम्हें प्रोटेक्शन देता था, अब वो यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो इस वक्त प्रिजन रैम में बंद है। इसी के साथ हमें पता चलता नाओया यहाँ पर सिंगल हैंडली चोजो और यूजी इतादोरी दोनों को ही ओवर पावर्ड कर देता। पर इससे पहले ये एक दूसरे की गहराइयों में और एक दूसरे की गलों को कुत्तों की तरह टूट नहीं पड़ते कि अचानक से एक कर्स स्पिरिट का तूफान उनके सरों पे टूट पड़ता, जो कि उनके दिलों को अंदर से हिला देता। उसकी कर्स टेक्निक को महसूस करके तो यूजी को एक लम्हे के लिए लगने लगता है कि शायद से सातोरू गोजो आ चुके हैं। पर जब वो अपनी नजरें घुमाता और लहराता तो तभी कहीं जाकर उसकी नजरें यूटा पे आ रुकती। यूटा के सिर्फ जमीन पर उतरने से हम हर तरफ आफत और कियास को देख पाते, जैसे कि मानो कियास ही उसके कदमों के दम पर चलती हो। नाओमी की तो गीली हो जाती, वो हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। जैसे तुम्हें इतादोरी को खत्म करने का ऑर्डर्स मिला है, इसी तरह मैं भी यहाँ पर आया हूँ। उसका नाम सुन के यूजी को याद आता कि ये तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जिसके बारे में मेगुमी ने उससे बताया भी था। वो दोनों जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, चोजो यूजी से बोलता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे आया है, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम खिसक लो। और हाँ, यूटा के खिलाफ जरा भी इंगेज करने का सोचना मत, वो बिल्कुल गोजो की तरह है। चोजो जब अपनी ब्लड कर्स टेक्निक के दम पर डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करता और यूजी सिर्फ एक कदम आगे ही लेता कि सिर्फ और सिर्फ यूजी यूटा को अपनी पीठ पीछे पाता। वो इतना क्विक था कि यहाँ पर सिर्फ यूजी ने एक कदम ही लिया। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी उसने यूटा को अपनी एस के पीछे पाया। यूटा तो यहाँ पर इतादोरी के पीछे लगा था, तो दूसरी तरफ चोजो यहाँ पर नाओमी को रोकने का काम कर रहा होता है कि अगले पल में हम देख पाते उतने में यूटा ने इतादोरी को जमीन के पल धकेल रखा होता है। ये वही सीन है जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा था। यूजी और इतादोरी में फाइट की शुरुआत ही होती कि बार बार यूजी अपने आप को ओवर पावर्ड होता हुआ पाता। यूटा की चाहे भले ही फिजिकल पावर तो कम है, लेकिन उसकी कर्स टेक्निक उसकी फिजिकल पावर की कमी को बढ़ देती है। हमें पता चलता है कि इसमें इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि इसके सामने गोजो की भी कर्स एनर्जी कम पड़ जाती है। लेकिन जो गोजो को उससे बेहतर बनाता है वो उसकी 6 आई की क्षमता है, और यही तो उन्हें नंबर 1 बनाती है। इसी वजह से चाहे भले ही मेरी कर्स एनर्जी उनसे ज्यादा होती है, पर फिर भी मेरी खत्म हो सकती है और उनकी खत्म हो ही नहीं पाती। अब यहाँ पर उसके खिलाफ लड़ते हुए यूजी को ट्रेन किया गया होता है कि अपने अपोनेंट्स के वारों को कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन चूंकि यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, यूजी उससे जरा भी उसके आने वाले वारों का अंदाजा तक ना लगा पाता। फिर भी यहाँ पर यूजी एक मामूली चाकू के दम पर उसकी कटाना को रोक देता है। वो भी सब इसलिए कि सातोरू गोजो ने उसे टूल्स के अंदर कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखाया होता है। पर चूंकि वो एक तरफ कटाना में इतना फोकस होता, यूटा उसे पंच मारकर उसे इंजर्ड कर देता। वो अपनी एक मामूली लात के दम पर उसकी कटाना को ही तोड़ देता। यूटा हैरान होता है, पर वो समझ जाता है वो सातोरू गोजो का स्टूडेंट है यार, इतना तो एक्सपेक्ट करना बनता है। जी सोचता है अब चूंकि उसने उसके टूल को उड़ा दिया है, शायद से अब वो उस पर भारी पड़ सके। पर जब वो उसके खिलाफ अपने कदमों को ही जमाता है कि अचानक से रीका उसे यहाँ पर आकर अपने बाहों में दबोच लेती। इसके चलते यूटा अपनी टूटी हुई तलवार के ही दम पर वो यहाँ पर हमारे यूजी के दिल में सुराख कर देता। ये एपिसोड यूजी की मौत के साथ यहाँ पर समाप्त होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत यूजी इतादोरी की मौत से होती है, जिस वजह से हम यहाँ तक सुकुना के प्रेजेंस को भी महसूस कर पाते हैं। इससे पहले हमें कुछ आगे दिखाया भी जाता कि कहानी पलट के नाओया पे जाती है, जो कि अपनी जानलेवा स्पीड से हमारी चोजो की जान लेने पर तुला होता है। चाहे भले ही वो काफी कुत्तों की तरह दुल्ला होता, लेकिन हमारे चोजो की एक खास बात होती, वो जितनी मार भी खाता और जितनी बार भी गिरता, वो बार बार लगातार अपने पैरों पे खड़ा होता रहता है। मेरे भाई लोगों, नाओया थोड़ी हैरानी से पूछता है तुम क्या चीज हो। इतनी हैरानी से वो उसका सवाल पूछता है तो चोजो उतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देता, मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ, जिस वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते। इसी तरह दोबारा से दोनों के बीच में हमें क्लैशिंग देखने को मिलती है, पर इस बार तो नाओया हद ही कर डालता है। वो यहाँ पर ब्लेड को हमारे चोजो के जिस्म के अंदर गौंप चुका होता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेशर्मों की तरह, क्योंकि नाओया खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे खुद भी ब्लेड्स को कैरी करना पसंद
बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने तब भी ऐसा किया जिस वजह से मैंने उससे बेशरम पुकारा। वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि मेरे कमतर भाइयों को तो ये मत ही बताना, क्योंकि वो भी बगैरतों की तरह ही इसी तरह ब्लेड्स को लेकर घूमते रहते हैं। चोजो समझ जाता है वो अपने बड़े भाइयों से नफरत करता है, तो चोजो उसे क्लियर करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल में तुम आज जो कुछ भी हो अपने बड़े भाइयों की वजह से ही हो। तुमने अपने बड़े भाइयों को गलती करते हुए देखा और उनसे तुमने सीखा। तो मानो या ना मानो, बड़े भाई सभी की लाइफ के रोल मॉडल ही होते हैं, चाहे तुम उनसे जितनी भी नफरत कर लो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी लोगों का बड़ा भाई हूँ, मतलब कि मैं सबका रोल मॉडल हूँ। मुझे उन्हें दिखाना होगा मैं कितना ग्रेट हूँ। इसी वजह से मैं अड़ियल हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हारने से इनकार करता हूँ। चोजो के जिस्म से यहाँ तक इतना ज्यादा खून बहने लगता है कि धीरे धीरे करके वहाँ पर खून के समंदर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये चोजो की अपनी कर्स टेक्निक है। वो अपने कर्स को ब्लड में बदल सकते हैं, और चाहे भले इनका जितना भी खून बह ले, जब तक इनके जिस्म में कर्स एनर्जी की एक बूंद भी बाकी है तो तब तक इनको मौत नहीं आती, चाहे भले इनका जितना भी खून जाया हो जाए। नाया जैसे तैसे करके उसके खून के समंदर से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है कि अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके पांव गिलू की तरह जमीन से जा जुड़े हैं। उसे मालूम पड़ता कि वो यहाँ पर चोजो के ब्लड के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस मौके को पाते ही चोजो अब उस पर पियर्सिंग ब्लड से वार करने के लिए तैयार हो जाता। नाया के पास यहाँ पर 24 FPS टेक्निक होती है, जिसके कारण वो एक ही लम्हे में 24 टेक्निक्स का सहारा ले सकता है। पर उससे ये नहीं पता होता कि चोजो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। उसके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो उसने सालों की मेहनत से अचीव की होती है। इसके दम पर वो चारों ओर से और हर दिशा से वार कर सकता है, जिसकी पकड़ में यहाँ तक नोया भी फंस जाता। दोस्तों, तुम लोग इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और हाइप बटन दबा सकते हो दबा दो, अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए है। चोजुकू अब यहाँ पर नोया की जान को नोचने लगता कि पीछे से यूटा आकर उसे एक पन से ही सुला देता है, और हम देख पाते उसके हाथ में हमारी यूजी की भी बॉडी होती है। हमें पता चलता है कि चोजो एक हाइब्रिड था, जिस वजह से उसका ब्लड यहाँ पर नाया के लिए जानलेवा साबित हो रहा होता है, बिल्कुल एक पॉइजन की तरह। यूटा उसे एक्सप्लेन करता है, अगर मैं तुम्हें हील कर दूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम सारे हायर अप्स को जाकर यही बताओ कि मैंने यूजी इतादोरी को मार गिराया। अब दोस्तों, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि जाकर बता दो कि उसने यूजी इतादोरी को मार डाला? मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस अभी के लिए आप लोग इतना जान लो कि यूजी मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा है। इसी में हम यूजी इतादोरी के एक सपने को देख पाते हैं, जहाँ पर उसे अपने फादर की याद सताने लगती, पर वहीं पर उसका ग्रैंडफादर आके यूजी इतादोरी के फादर से बोलता है कि तुम उस लड़की से दूर रहना, और वो यहाँ पर यूजी इतादोरी की मदर की ही बात कर रहे होते हैं। अब जब बात उसकी चल रही होती है, एक लम्हे के लिए हमें उसकी भी झलक दिखाई जाती, जहाँ पर हम उसके सर पर नकली गैतो वाले निशान को भी देख पाते हैं। तो हाँ यार, ये सब याद करते करते यूजी इतादोरी की आंख खुल जाती है, और वो अपने सामने यूता को पाता। यूता की जान में जान आती, और वो शुक्र करते हुए कहता है कि तुम्हें होश आ गया। दोस्तों, यूता ने यूजी की जान को बचा लिया। यूजी सोचने लगता कि आखिर ये मेरे लिए इतना दूर तक क्यों जाएगा। तो यहीं पर यूता उसे एक्सप्लेन करता है, दरअसल मुझे सातरो गोजो ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था, और वही मैं कर रहा हूँ। उसे गोजो ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर का ख्याल रखोगे ही रखोगे, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ के यूजी का, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे एक वक्त में पहले भी मौत की सजा सुना दी जा चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूटा चाहे भले ही उससे लड़ने का नाटक तो कर रहा था, लेकिन उससे वाकई में यूजी इतादोरी को मारना पड़ा, क्योंकि उसने हायर अप से बाइंडिंग वाव ली थी, एक ऐसा वादा जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो हाँ यार, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक के दम पर उसने हमारे यूजी के दिल को दोबारा से हील कर दिया था। ऐसा करते हुए यूटा ने हायर अप्स की वाव को पूरा कर दिया और यूजी की भी जान बचा ली। अब दुनिया के लिए यूजी मर चुका है, और मैं क्लियर कर दूं, लोगों को यहाँ तक ये नहीं पता कि यूटा लोगों को हील भी कर सकता है। जिस समय यहाँ पर मेगुमी भी आ जाता
आता है और वो हमारे इतादोरी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाय वापस लौट कर जा रहे हैं। पर यूजी इतादोरी जो कि अंदर से टूट चुका होता है और धीरे धीरे करके उसका गिल्ट उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं किस मुंह के साथ वापस जा सकता हूँ जबकि शिबुया में उसकी वजह से इतने लोग मारे गए। मेगुमी उसे समझाने लगता, हम हीरोज नहीं है बल्कि सोर्सरर्स हैं। हम गलती कर सकते हैं और इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते चलते जाना होगा। साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जो नकली गैतो है जिसे तुम केंजाकू भी बोल सकते हो, तो केंजाकू ने एक किलिंग गेम की शुरुआत की है। एक ऐसी गेम जिसमें सोर्सरर्स एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। इसे कलिंग गेम का नाम दिया गया है और मेगुमी की बहन को जबरदस्ती इस गेम में परफॉर्म करने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक लम्हा लेकर मैं आप लोगों को कलिंग गेम के रूल्स के बारे में भी समझा दूं। हर सोर्सरर्स को इसमें 19 दिन के अंदर ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को खारिज कर दिया जाएगा जिसे तुरंत से खिलाड़ी वहीं पर मारा जाएगा। पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है कि वो कॉलोनी के अंदर मौजूद हो। अगर कोई पॉइंट जाता है तो उसे सोर्सर को मारना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई और रूल्स भी है जो कि धीरे धीरे करके वक्त आने पर मैं बताता चला जाऊंगा। फाइनली यूजी मान जाता है लेकिन वो यूटा और बाकी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं दोबारा से सुकुना में बदल जाऊं तो प्लीज मेरी जान को वहीं पर नोच लेना। मेगुमी अब प्लानिंग को सामने लगता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाय वापस लौट कर जाकर मास्टर टेंजन से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे हम जानेंगे क्या कर सातरो गोजो को कैसे आजाद करे और साथ साथ कंजाकू आखिर चाहता क्या है। हमें ये भी पता चलता है ये आइडिया यहाँ पर यूकी का ही होता है जो कि पहले से जुजुत्सु हाय में कहीं पर छुपकर बैठी होगी। तो यूजी कहता है पर जरूरी सवाल तो यह है कि हम मास्टर टेंजन की बेड़ियों को पार कैसे करेंगे जिसके 1000 दरवाजों में से खाली एक ही दरवाजा है जो कॉन्स्टा कोलिडोर तक ले जाएगा जहाँ पर मास्टर टेंजन का ठिकाना है। इससे पहले वो इस सवाल का जवाब दे भी पाता यूजी इतादोरी एक और सवाल उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि नोबारा कैसी है। मेगुमी ये सुनकर अपनी नजर शर्म से झुका देता है। ये बात इतादोरी को अब जाकर चुभने लगती। वो समझ जाता वो समझ जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। बहरहाल चोजो आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सही दरवाजे को पिक करने में जिसके दम पर तुम सही दरवाजे को पिक करके मास्टर टेंजन से मिल सकते हो। अगले पल में ये जुजुत्सु हाय जाकर यहाँ पर युकी से मुलाकात करते चोजो आगे बोलने लगता है। स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जो कि जुजुत्सु हाय का बाकी कर्स ऑब्जेक्ट का ठिकाना माना जाता है। उसमें चोजो के 6 डेड भाइयों की पेंटिंग रखी गई है और अपनी टेक्निक के दम पर वो उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर पाएगा। अब चोजो के दम पर ये लोग सही रास्ता लेते हुए स्टार कॉरिडोर तक जा पहुंचते जहाँ पर और अंदर पहुंचकर इन्हें खून के निशान मिलते हैं। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर रिको की मौत हुई थी। यूं ही चलते चलते वो एक सफेद रूम में पहुंच जाते जहाँ पर वो हर तरफ ग्लोइश को पाते। अब यहाँ पर टेंजन सिर्फ उसी से मिलता है जिससे वो मिलना चाहता है पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई ना आता जिस वजह से ये लोग निराश होते हुए फौरन से जाने लगते हैं। इसी समय उनकी पीठ पीछे टेंजन प्रकट हो जाता जो उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है तो कैसे आना हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये एपिसोड अपने अंत को मिलती है।